हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल जेई सिविल 2020 के कुछ क्वेश्चन जो कि आपको पार्ट 1 के रूप में मिल रहा है। पार्ट सेकंड में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में हम नॉन टैग के कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था द साइन ऑफ प्रोवेटेड एरिया। ठीक, द साइन फॉर प्रोवेटेड एरिया, अगर कोई मान लीजिए प्रोवेटेड एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं तो उसको किस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब साइन का आपसे कलर पूछा हुआ था, तो ये बताइए, ये ग्रीन रेड येलो ब्लैक में से आपके रेड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द रनर इन रेडियल डायरेक्शन बट लीव इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि जो वाटर होता है वो रनर के रेडियली इंटर करता है। ठीक है, पर लीव कैसे करता है। लीव जो रनर है वो जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है उसके पैरेलल लीव करता है। ठीक है, तो इस तरह के हम टरबाइन को क्या बोलते हैं, इस तरह के टरबाइन को हम मिक्स फ्लो बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के फ्लो होते हैं, एक रेडियली और एक हॉरिजेंटली या वर्टिकली, आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा कि याद करने का तरीका ये हो गया कि इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसको मिक्स फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का ही एक तरीका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग थ्री आल्सो नोन एज अ बेल्ट रामी या हाइजेस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से नाम से जानते हैं। ठीक, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन अ बिलियन रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस कैन नॉट कॉज फटिग फेलर ऑफ द मटेरियल इज कार्ड। तो याद रखिए कि एंडोरेंस लिमिट की डिफिनेशन ही होती है। आप किसी भी बुक में जब याद करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि एंडोरेंस लिमिट की डिफिनेशन क्या होता है। तो एंडोरेंस लिमिट का डिफिनेशन ये होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन अ बिलियन रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस कैन नॉट कॉज फटीग फेलियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्बाइन इन विच द वेन ऑन द हब आर एडजस्टेबल इज नोन एज। ठीक है, तो एक तो क्या होता है कि अगर कोई टर्बाइन रहता है तो उसके हब पे वेन जो होते हैं कुछ एडजस्टेबल होते हैं और कुछ एडजस्टेबल नहीं होते हैं। तो एडजस्टेबल जो होते हैं उनको हम कैप्लॉन बोलते हैं और जो एडजस्टेबल नहीं होते उनको हम प्रोपेलर टर्बाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो स्टेबल होते हैं उनको हम कैप्लॉन और जो नहीं होते हैं उनको प्रोपेलर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of failure is seen if footing is resting on very dense and loaded by transmitted dynamic load। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसमें मेन फैक्टर है, ट्रांसमिटेड डायनेमिक लोड। ठीक, तो डायनेमिक लोड अगर रहेगा तो उस केस में पंचिंग शियर फेलियर ही आता है। और इसमें देखिए फुटिंग की कंडीशन क्या है, फुटिंग इज़ वेरी डेंस सैंड है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ एब्रेशन फॉर स्टील फ्रेम हैविंग हाइट ऑफ 30 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर एडिट करने में गलती हो गई है, तो ये हाइट क्या है 30 मीटर की, तो आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए, आपको निकालना है नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फॉर स्टील फ्रेम बिल्डिंग। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है 0.075 h के पावर 0.75। ठीक, ये याद रखिएगा, ये RC के लिए होता है। ठीक, और जब स्टील बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस केस में क्या हम लगाते हैं 0.085 और h के पावर 0.75। ठीक, तो ये तो एक दोनों में कॉमन है, बस आपको ये याद रखना है कि जब RC की बात रहेगा तो 0.075 लगाएंगे और स्टील की बात रहेगा तो 0.085 लगाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 30 की पावर अगर हम 0.75 रखेंगे तो वो 12.81 आएगा, और फिर चूँकि स्टील की बात है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.085 से। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स आएगा 1.089 सेकेंड। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड विथ ऑफ एस्बेस्टॉस सीमेंट कॉरुगेटेड सीट के लिए, तो इसमें याद रखिएगा, ये सब याद करने की डेटा है, तो आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड विथ जो होता है 1.05 मीटर होता है। और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली यूपीपीसीएल ने जो अपनी आंसर की निकाली थी उससे एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस विद इन गिवन मटेरियल। अब बताइए, आपसे पूछा है कि अगर कोई मटेरियल है तो उसमें अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस है तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको तो या तो हम
देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, विस्कोसिटी, पोरोसिटी और सॉफ्टनेस। तो पोरोसिटी जैसा कि आप जानते हैं वो इम्पटी स्पेस के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मेकिंग द कॉन्क्रीट द अमाउंट ऑफ सल्फेट एनहाइड्रेट सल्फेट एनहाइड्रेट शुड नॉट एक्सीड, ठीक। तो ये सब याद करने के लिए डेटा है, तो याद रखिएगा कि अगर सल्फेट अनहाइड्रेट के लिए पूछेगा तो वो ऑप्शन होता है 3000 ppm, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम पिच फॉर M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, ठीक। तो आपको क्या करना है, मिनिमम पिच निकालना है। तो मिनिमम पिच के लिए फार्मूला जानते हैं, 2.5D होता है। और ये क्या है, ये 60 दिया है, तो इसका मतलब है जो बोल्ट होगा वो 60 डायमीटर वाले ही में फिट होगा, 60 डायमीटर वाले ग्रेड में फिट होगा, ठीक है। तो ये एक तरफ से आपका डायमीटर है, अगर 2.5 को 16 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो मिनिमम पिच कितना हो जाएगा, 40, जो कि सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो ये याद रखिए, आपको शॉर्टेज रूट ऑफ फिलेट वेल्ड, ये रूट ऑफ फिलेट वेल्ड है, टू द फेस ऑफ वेल्ड। तो ये याद रखिएगा, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस बोलते हैं इसको, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फॉलोइंग नॉट अ खरीफ क्रॉप, ठीक। आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक। तो राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब तो मान लीजिए आपका खरीफ क्रॉप तो होते हैं। बचा वेट, तो ये नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो होता है वो स्मॉग होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेटेड कार कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू, भाई ऑब्वियस सी बात है, पहिया घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी ही होगा। तो क्या होता है, इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या था, इसके क्वेश्चन का मतलब यह था कि अगर कोई कार जो मूव कर रही है वो केमिकल एनर्जी का मतलब जो पेट्रोल का रिएक्शन, पेट्रोल जो है अपना रिएक्शन करके जो कार को चला रहा है उसको किस में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहिया घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो प्राइमरी क्या क्या दिया है, एसिड, मैटर, ओजोन, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड हेलोजन। तो याद रखिएगा, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, हेलोजन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एस वेव डज नॉट पास थ्रू फ्लूइड, पी वेव पास थ्रू फ्लूइड, ठीक है। पी जो होता है प्राइमरी वेव होता है, ये दोनों जगह से पास कर सकता है, चाहे फ्लूइड हो चाहे सॉलिड। पर एस वेव यानी सेकेंडरी वेव जो होता है वो सिर्फ फ्लूइड से ही पास होता है, आपका सॉलिड से ही पास होता है, फ्लूइड से पास नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही आपका ट्रूथ हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपका ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्रीवेट ऑफ WBS इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड कर करके उसको हम करते हैं, ठीक। तो वहीं से हमारा WBS बना है, मतलब क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक। तो WBS जो होता है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज मेजर फॉर यूज़ फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होता है। तो इसमें पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच आर द फॉलोइंग यूज़ फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट, कि लाइट की जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो कितनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी मीटर, लक्स मीटर, हार्मोनिक एनालाइजर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो याद रखिएगा, इल्यूमिनेशन से जो मेज़र किया जाता है, जो यूनिट है वो लक्स मेजर किया जाता है। तो यहाँ से ही आपका एक इंस्ट्रूमेंट बना लक्स मीटर, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है कि अगर आपको इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ लाइट अगर करना है तो याद रखिए इल्यूमिनेशन का क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन का आपको यूनिट जो होता है वो लक्स होता है। तो वहीं से हम एक क्या नाम है आपका, ये बना आपका इक्विपमेंट, तो वो लक्स मीटर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज एंड शेप ऑफ अर्थ कोर कैन बी मेजर बाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द। तो ये याद रखिएगा, ये दिया हुआ था पी वेव शैडो जोन, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इन आर्टिफिशियल एग्रीगेट,
क्या क्या दिया है, ग्रेनाइट, एयर कूल्ड स्लैग, बेसाल्ट, सैंडस्टोन। ठीक है, आर्टिफिशियल पूछा है। ग्रेनाइट जो है आपका, ये क्या नाम है आपका, आर्टिफिशियल होता नहीं, ये तो भाई मतलब पाया ही जाता है। बेसाल्ट भी आपका और सैंडस्टोन भी, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। पर एयर कूल्ड स्लैग क्या होता है, ये आपका बनाया जाता है साइड वाइड पे, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सैंपल विच आर द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सैंपल, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में इंडस्ट्रियल में आप याद रखिएगा कि केमिकल को हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड करने के लिए ज़्यादा हमको, इसमें जो होगा ऑक्साइड कराने के लिए ज़्यादा ही हमें इसका डिमांड रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इस केस में याद रखिएगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल होता है वहाँ पे केमिकल की खपत ज़्यादा रहती है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये कंडीशन आपकी फिट बैठेगी कि बीओडी से ज़्यादा हमारा सीओडी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज कॉलम एनालॉजी टू एनालाइज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है यूलर, मोहर, हार्डी क्रॉस एंड कास्टिग्लियानो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हार्डी क्रॉस हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल सैग ऑफ द केबल वेरीज फ्रॉम। इसमें आपसे ये पूछा था कि जो सेंट्रल सैग होता है आपका केबल का, वो कहाँ कहाँ से वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्पैन आपका लेंथ जो है केबल का वो एल दिया है, तो वो पूछा था कि स्पैन लेंथ के रिस्पेक्ट में बताइए कि कितना सेंट्रल सैग हो सकता है। तो ये याद रखिएगा 1/10 to 1/15 स्पैन दिया था, और 1/10 to 1/35, 1/50 से 1/100 और 1/5 से 1/40। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन होगा 1/10 से 1/15 ऑफ स्पैन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर फॉलोइंग नॉट मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डेड इंटू, जैसे कि हम जानते ही हैं, और रेडियल में भी आप जानते ही हैं कि जो आपकी सोसाइटी होती है उसके चारों तरफ पाइप बिछा दी जाती है। ग्रिड आयरन भी एक तरफ से आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लेइंग करने के लिए मेथड है। पंपिंग सिस्टम क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लेइंग का नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। evaluate the end of utility period without being dismantled। ठीक है, इज़ नोन एज। तो स्क्रैप वैल्यू तो डिसमेंटल के बाद होती है। बुक वैल्यू जो बुक में मेजर की जाती है। मार्केट वैल्यू उस टाइम पे जो उस मार्केट के अनुसार उस सोसाइटी की, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो घर है उसका कितना वैल्यू होता है। साल्वेज वैल्यू जो होता है आपका विदाउट, एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट डिसमेंटल। ठीक है, विदाउट डिसमेंटल किए हुए जो वैल्यू पाई जाती है वो क्या होती है, साल्वेज वैल्यू। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल नेम याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 8207 सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग सेल नॉट एक्सीड। तो ये भी याद करने के लिए है, ये 145 होता है। अगर लेसिंग रहता है तो उस केस में 145 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सिलेंडर सेल रेशियो। विच आर द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो स्प्रिंकलर दिया है, सरफेस, पावर लूम, ड्रिप। ठीक, तो इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ड्रिप एफिशिएंसी की, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट पानी जो होता है पौधे के जड़ों में पहुंचाता है। इस मेथड के द्वारा हम जो है पौधों की जड़ में डायरेक्ट पानी पहुंचाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये मोस्ट एफिशिएंसीबल इरिगेशन मेथड होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर कमिंग आउट फ्रॉम नोजल फॉलो विच ट्रेंड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो नोज़ल होता है, मान लीजिए जो पाइप होती है उसमें से जो पानी निकलता है वो किस ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो सर्कुलर नहीं होगा, एलिप्टिकल नहीं होगा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होता है कि ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पैराबोला, जो कि सी ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, बेनिफ जोन, बेडरॉक, मोहो। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बाउंड्री होती है उसको हम मोहो बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन दे दिया हुआ था। इफ़ द पावर ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिक पावर इज़ 0.7 एंड द रियल पावर गिवन इज 1 किलोवाट, कैलकुलेट द अपीरेंट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये पावर ऑफ, इफ़ द पावर फैक्टर दिया है, ये पावर फैक्टर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पी एफ बराबर याद रखिएगा, पी एफ बराबर होता है रियल पावर अपॉन इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी अपीरेंट पावर। ठीक, तो ये देखिए पावर फैक्टर ऑफ एसी पावर इज 0.7 दिया है, तो यहाँ रख दीजिए। रियल पावर 1 दिया है, अपीरेंट पावर आपको मालूम नहीं है तो x मान लीजिए। तो x बराबर 1/0.7 कर देंगे आप। 1/0.7 को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.43 किलोवाट। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PERT स्टैंड फॉर, तो PERT का जैसा फुल फॉर्म जानते ही होंगे, प्रोग्राम एबुलेशन, ठीक, एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक, ये क्वेश्चन आपका UPPCL जेई में पूछा हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, क्या क्या दिया है, इंडेमनिफिकेशन, एनिहिलेशन, एबोलाइजेशन, डिसइंफेक्शन। तो ये होता है डिसइंफेक्शन। ठीक, और कोई ऑप्शन देखिए मैच भी नहीं कर रहा है। एक डिसइंफेक्शन होता है, एक स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन एक तरफ का ये प्रोसेस होता है कि उसमें पूरी तरह की बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होती है, नॉन पैथोजेनिक सब बैक्टीरिया जो होती है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में ख़त्म हो जाती है। जबकि डिसइंफेक्शन में क्या होता है, सिर्फ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ख़त्म करता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन एनी रेस्ट फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लॉ है जो बताता है कि एक रेस्ट फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने पास्कल ने दिया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। द प्रॉपर्टी फेसेस नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹900 डिडक्शन ऑल गोइंग, व्हाट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, RO रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू बराबर हम लिखते हैं 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, इनटू जो आपका एनुअल इनकम है। ठीक, तो फिर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 अपॉन 6 इंटू 900। तो ये 15 छक 90 हो जाएगा। 1500 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 का, तो ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गई, कैपिटलाइज वैल्यू सी ऑप्शन 15,000 रुपये। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज में पूछा हुआ था। तो ऐसे तो आप जानते हो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको बताना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इन दोनों के बीच का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दैट इज़ द बी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम एयर को अंदर प्रवेश कराते हैं किसी कंक्रीट में तो उस पर क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो रिड्यूस यूनिट वेट, उसके वेट में तो कमी हो जाएगी क्योंकि स्पेस जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें वेट जो है आपका डाउन हो जाएगा। डिक्रीज़ परमिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, परमिबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। रिड्यूस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये भी आपका सही रहता है कि हाँ इससे आपका इलास्टिसिटी जो होता है वो भी हो जाता है। इंक्रीज़ ब्लीडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लीडिंग जो है इससे इंक्रीज़ नहीं होती है क्योंकि परमिबिलिटी अगर जब डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग ब्लीडिंग कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका इस क्वेश्चन का सही है। देखते हैं 40वां और लास्ट क्वेश्चन। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ऑफ डक्टाइल शियर वॉल विथ स्पेशल रेनफोर्स मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम एज पर IS 1893/2002। ठीक है, तो ये सब याद करने की चीज़ है।
तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर कितना होगा डक्टाइल शेयर वाल के लिए, और जबकि स्पेशल रेनफोर्समेंट मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम जो कि इंक्लूड किया रहे हैं। तो अगर आप IAS 1893 2002 देखेंगे तो उसमें इसकी जो वैल्यू दी है ये 5 दी हुई है, और इसका सही ऑप्शन भी 5 ही है। तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लिक करिए। अब मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि पूरे 110 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद हम फिर इसके नॉन टेक को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।